कहते हैं कि जो धोखा है अगर वो बाहर वाले से मिले ना तो उसका इतना दुख नहीं होता, लेकिन अगर कोई घर का ही सदस्य आपके ऊपर चाल खेल रहा हो ना तो आप चाहे कितनी ही कोशिश कर ले आप उस इंसान को पकड़ नहीं पाएंगे। मुश्किल बहुत हो जाता है उसको पकड़ना, और कई बार जो सच होता है वो किसी इंसान के मरने के बाद सामने आता है। दिक्कत की बात यही है कि आप कभी भी अपनों पर इधर शक कर ही नहीं पाते। आज की कहानी भी एक ऐसी ही फैमिली के बारे में है जिनको देख करके तो ऐसा लगता था कि ये लोग बहुत सही हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, बस थोड़ी बहुत तबीयत लोगों की खराब होती थी और धीरे धीरे करके लोग मर जाते थे। धीरे धीरे करके लोग मर जाते थे तो लोगों को लगता था कि भाई ये लोग जो है ये सुसाइडल थे, इसी के चलते ये लोग मर गए। लेकिन जब बात की गहराई तक कई लोग बाद में गए तो उनको पता लगा कि जो उनके सामने चल रहा था वो सब एक छलावा था। तो आज की कहानी जो है ये मित्तल फैमिली के बारे में है, जिनमें 3 सदस्य मेनली थे, एक फादर, एक मदर और एक उनकी डॉटर। इन तीनों के बीच में कोई भी इशू नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इनके बीच में, लेकिन एक सदस्य ऐसा था जिसने इस पूरे घर को तबाह करके रख दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने लालच के चलते। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो मेन हेड थे इस फैमिली के, जिनका नाम था ऋषभ, उनकी वाइफ मेघा और उनकी बेटी प्राची। तो कहानी क्या है ये मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। अचानक से कॉलेज से एक दिन वापस आकर के प्राची की हो गई तबीयत खराब, बहुत ज्यादा यहां पे तबीयत उसकी खराब हो गई। और जब टेस्ट वगैरह कराए गए तो लड़की को काफी तेज बुखार था और इसी के साथ साथ रात को उसको दौरे पड़ने शुरू हो गए। अब उसके थोड़े से पास्ट के बारे में बताना पड़ेगा कि वो लड़की जो थी उसको बचपन में भी दौरे पड़ते थे। कई लोग होते हैं जिनको फिट्स वगैरह काफी ज्यादा पड़ते हैं, वो उसके साथ में था, बट कुछ यहां पर 10-15 साल से उसके साथ ये सब कुछ नहीं था। कुछ 4-5 साल की जब महज उसकी उम्र थी तो उसके जो इधर ब्रेन सेल्स वगैरह थे वो ढंग से इधर फंक्शन नहीं करते थे और डॉक्टर्स ने ये कहा था कि बच्चा ग्रो अप कर रहा है ना, ये काफी ज्यादा डरा सहमा सा है, क्योंकि वो डरी सहमी काफी रहती थी, उसकी नेचर थी ये, तो इसी के चलते उसको फिट्स वगैरह पड़ते थे। तो यहाँ पे दवाइयां वगैरह चली, 1-2 साल का इलाज और 6 साल की उम्र तक आते आते प्राची कंप्लीटली ठीक हो गई। अब उसकी उम्र यहाँ पे कुछ 19-20 साल के आसपास रही होगी। लड़की वो बहुत अच्छी थी, उसका कोई यहाँ पे ऐसा नहीं कि करेक्टर लूज इन द सेंस कि बॉयफ्रेंड तो था उसका, लेकिन कभी भी समाज में ये नहीं था कि लड़की यहाँ पर बहुत गलत काम करती है या इसको हमने कभी बहुत गलत सुनते हुए या बोलते हुए किसी के बारे में सुना, ऐसा नहीं था। तो उसके पेरेंट्स उससे बहुत खुश थे। लेकिन न जाने क्या हुआ, कॉलेज से एक दिन जब वो वापस आई उसको एक फिट्स की प्रॉब्लम दोबारा से शुरू और इसी के साथ साथ बुखार। तो उसका जो बॉयफ्रेंड था, उनका नाम मैं नहीं लूंगा यहाँ पे, उनसे यहाँ पे कांटेक्ट किया गया और पूछा गया कि भाई तुम्हारे और प्राची के बीच में कोई लड़ाई वगैरह हुई है? तो उसने कहा नहीं अंकल ऐसी तो कोई बात नहीं, नहीं आंटी ऐसी भी कोई बात नहीं, आपको क्यों लग रहा है ये सब कुछ? तो उन्होंने बस यही बताया कि बेटा ये प्रॉब्लम जो थी इसके बारे में शायद इसने कभी बताया ना हो तो हम तुम्हें बता रहे हैं। उसने कहा मुझे नहीं पता, मैं एक बार आके देख लेता हूँ। देखा उसने तो वो लड़की कांप रही थी और उसके बाद में वो सो गई। दवाइयां उसकी चली लेकिन उस लड़की का बुखार नहीं टूट रहा था। थोड़े वक्त के बाद में उसका बुखार टूट गया, लेकिन उसका शरीर यहाँ पे कमजोर पड़ता चला गया डे बाय डे और उसके बाद में उसको और दवाइयां दी गई। अब वो लड़की दवाइयों के नशे में सो जाया करती, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे रुकी ही नहीं। एक वक्त के बाद में अब उसको यहाँ पे हो गया इंसोम्निया, वो ना सोने का शिकार हो गई। अब उसको नींद नहीं आती थी, रात भर वो लड़की यहाँ पे जागती और उसकी आंखों के नीचे हो गए डार्क सर्कल्स। डॉक्टर को यहाँ पे दिखाया गया, डॉक्टर ने कहा कि ये लड़की जो है ये किसी चीज की टेंशन ले रही है। अब इससे आप पूछिए टेंशन क्या ले रही है? तो प्राची ने कहा सर मैं किसी भी चीज की कोई भी यहाँ पे टेंशन नहीं ले रही हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये चक्कर हो क्या रहा है, मेरे साथ चल क्या रहा है। तो यहाँ पे उसके फूड वगैरह के बारे में पूछा गया कि खाती पीती क्या है। खाना वगैरह भी सब कुछ नॉर्मल था, दवाइयां उसकी चलती थी और उसको नॉर्मल खाना दिया जाता था। तो ये सब कुछ चलता रहा, लेकिन वो लड़की यहाँ पे ठीक नहीं हो रही थी। तो डॉक्टर्स ने फाइनली ये कहा कि भाई देखो इसको हमें जो है नींद की दवाइयां देनी ही पड़ेंगी और इसकी स्लीप साइकिल जो है ये हमें एक सही ठर्रे पर लानी होगी। तो नींद की दवाइयों से वो लड़की जो थी वो यहाँ पर ठीक होने लगी।
अब वो लड़की दिन प्रतिदिन जब वो सो करके उठती तो वो पागलों की तरह हंसती रहती, बहुत देर तक हंसती रहती। दौरे उसको वही पड़ते जो फिट्स मैंने आपको बताए थे ना, लेकिन ये अलग किस्म के थे। बचपन में वो कांपा करती थी, अब फिट्स भी अलग अलग किस्म के होते हैं। अभी तक ऐसा कुछ नहीं था घर के अंदर कि उसने कोई भूत प्रेत की बात यहाँ पे करी हो। वो यहाँ पे बस हंसती रहती, फिर अचानक से रोती रहती और इतनी ज्यादा रो पड़ती कि उसकी आंखें ड्राई हो जाती और सूज जाती। अब घर में जो माँ बाप थे भाई, वो इस चीज को लेकर के काफी चिंता में। उन्होंने डॉक्टर भी बदल लिया क्योंकि सारी प्रॉब्लम डॉक्टर की ही थी। कहीं से कहीं तक भूत प्रेत वगैरह के कोई यहाँ पे सिम्टम शो नहीं हो रहे थे। डॉक्टर्स ने भी एक वक्त पे आकर के हाथ खड़े कर दिए कि भाई हमें समझ में नहीं आ रहा कि केस ये क्या चल रहा है, आप कहीं और किसी और डॉक्टर को दिखाइए। तो यहां पर जो स्वाति थी यानी कि प्राची की मां, उन्होंने कहा कि क्यों ना हम किसी बाबा वगैरह से बात कर लें, क्या पता लड़की के ऊपर कुछ यहाँ पे हवा वगैरह आ गई हो और झाड़ फूक से भी सही हो जाएगा, क्योंकि भूत प्रेत का तो कोई चक्कर लग नहीं रहा। और ये लड़की ना चौराहा वगैरह ऐसे क्रॉस वगैरह करती थी, ना घर में कोई ऐसा माहौल, हम तो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। तो इधर जो ऋषभ थे भाई, उनको भी बात एकदम वाजिब लगी, उन्होंने कहा ठीक है। तो वहीं से उन्होंने अपने कॉन्टेक्ट से एक यहाँ पे बाबा को बुलाया। बाबा आया, उसने झाड़ फूक वगैरह करी और कहा कि लड़की जो है ना, ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अपने ऊपर लेके चल रही है, या फिर बचपन की बीमारी वापस आ गई है, शायद 1-2 साल में डॉक्टर के इलाज से ठीक होगा। अगर आप पंडितों पर जाओगे तो सिर्फ पैसे लूटेंगे, इलाज इसका यही है कि लड़की की आप केयर कीजिए। अब वो लड़की यहां पर ड्राइंग बनाने लगी, घर में बैठती, अकेली बैठी रहती, कॉलेज जाना उसने छोड़ दिया, ड्राइंग बनाती रहती वो। और ड्राइंग बना करके एक क्रीपी सा फेस वो बनाती जो उसको खाने की कोशिश करता। मतलब वो चुपचाप बैठी हुई है, ड्राइंग में भी वही दिखाती कि एक लड़की ड्राइंग बना रही है और उसके पीछे एक घोस्टली फिगर है जो उसको खाने की कोशिश कर रही है। आपने इंटरनेट पे काफी ऐसी इमेजेस को देखा होगा। जो बच्चे बचपन में डिस्टर्ब्ड होते हैं ना, वो इस तरीके की हरकतें खूब करते हैं। वो एक यहाँ पे एक फ्रेंड बना लेते हैं, या फिर अगर उनको समझ में नहीं आता कि भूत प्रेत जैसी चीज क्या होती है, तो वो उस तरीके की एक इमेज को बनाते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो जो परछाई है या वो जो इंसान है वो ऐसा दिखता है और वो मेरे को इस तरीके से ट्रॉमेटाइज कर रहा है। कुछ यही प्राची भी करती थी। तो स्वाति को तो भाई काफी ज्यादा टेंशन हो गई अपनी बेटी की, और उन्होंने तो भाई अपने घर परिवार में भी सब लोगों को इस बारे में बताया कि पता नहीं आखिर बात क्या है, इस लड़की को हुआ क्या है। और भी इधर कॉलेज में छानबीन कर ली गई, कहीं इसकी रैगिंग होती थी, कहीं कोई प्रॉब्लम थी, सबने मना कर दिया कि कोई ऐसी बात थी ही नहीं। अल्टीमेटली थक हार करके उन्होंने फाइनली ये डिसाइड कर लिया कि चलो जो भी हुआ उसको जाने दो, हम लोग अगले हफ्ते इसको केरला लेके जाएंगे। किसी ने उनको बताया था केरला में यहां पर एक संत बाबा है जो यहां पर इस चीज का निवारण कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी इंडिकेशन यहाँ पे भूत प्रेत का समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, ड्राइंग से लेकिन उनको एक शक जरूर हो गया था कि ये लड़की मन में कुछ छुपा करके बैठी है। उसकी आदत थी, प्राची की बचपन से आदत थी कि वो ना बातों को बहुत छुपाती थी। वो अपने पेरेंट्स के सामने खुल करके कभी सामने नहीं आई, जबकि पेरेंट्स ऐसे कभी नहीं रहे। उन्होंने पूछा है लड़की से कि बेटा तुझे दिक्कत है तो तू बता कि आखिर बात क्या है, लेकिन वो बोलने को राजी नहीं। फाइनली 1 हफ्ते बाद वो जाने को हुए, तो जाने से कुछ 2 दिन पहले यहां पर जब उन्होंने स्वाति का रूम खोला तो स्वाति यहां पे मरी पड़ी थी। स्लीपिंग पिल्स उसने बहुत ज्यादा यहां पे खा ली थी, और एक उसने यहां पे सुसाइड लेटर लिखा था जिसमें उसने बस इतनी बात लिखी, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है, ये सच है या झूठ है मुझे नहीं पता, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती, सॉरी मम्मी एंड पापा। बस ये बात उसने लिखी। मतलब वो भी उसी कंक्लूजन पे थी जिस कंक्लूजन पे पेरेंट्स थे कि उनको भी समझ नहीं आ रहा बेटी के साथ क्या हो रहा है, बेटी को समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। लड़की मर गई। अब लड़की यहां से चली गई, सब लोगों ने यही सोचा कि इसको बचपन से जो प्रॉब्लम थी वो वापस आ गई थी, और जिस डॉक्टर को उस वक्त पे दिखाया था वो डॉक्टर अब जिंदा भी नहीं था, क्योंकि बात बहुत पुरानी थी, 15-16 साल हो गए थे उन बातों को भी, तो उस डॉक्टर का भी कुछ अता पता नहीं था। तो उन लोगों को बस यही लगा लड़की जो है वो इतनी जल्दी 20 साल की उम्र में यहां से चली गई। किसी ने भी बात की गहराई में जाने की कोशिश नहीं करी, या फिर कह सकते हैं कि किसी ने उनको जाने नहीं दिया, किसी ने उस डायरेक्शन में सोचने का मौका ही नहीं दिया कि आप उस तरीके से एक बार सोचे तो सही कि ऐसा भी हो सकता है।
ऐसा किसी ने सोचने का उनको मौका नहीं दिया, ये भी कह सकते हैं। आगे पता चलेगा आपको मैं क्या कह रहा हूं। खैर, जो भी हुआ था तो वो सच, और था वो बहुत अनफॉर्चुनेट, लेकिन जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं। अब भाई सब लोग अपनी जिंदगी में एक वक्त के बाद नॉर्मल हो गए, लेकिन ये जो जिंदगी नॉर्मल उनकी चल रही थी, ये ज्यादा दिनों तक नॉर्मल रहने वाली थी नहीं। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन थी स्वाति। अब ये दिक्कतें शुरू हो गई स्वाति के साथ। स्वाति भी ये कहती कि मुझे यहां पर अजीब अजीब किस्म के पागलपने के दौरे पड़ते हैं, मुझे नींद आने में दिक्कत होती है, ये सब कुछ वो कहने लगी। अब नींद के लिए भाई उसकी भी दवाइयां चलाई गई ताकि वो सो सके, वो सोने लगी। लेकिन उसकी जो यहां पे हालत थी वो अपनी बेटी से थोड़ी ज्यादा सीवियर हो गई थी, क्योंकि जो इधर स्वाति थी ना, वो मेंटली तौर पे काफी स्ट्रांग थी। प्राची ऑन द अदर हैंड वीक थी, बट स्वाति जो थी वो इतनी तेजी से गिव अप नहीं करती थी। जैसे आपने देखा कि प्राची ने तो सुसाइड कर ली, स्वाति ऐसा करने वाली थी नहीं, क्योंकि उसने अपनी बेटी को पाला था, वो एक माँ थी। और एक माँ की सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, वो सैक्रिफाइस करना जानती है अपने पति के लिए, अपने बच्चे के लिए। वो एक बहुत स्ट्रांग लेडी थी, ये बात पूरे समाज में मालूम थी। खैर, अब उसके साथ में भी ऐसा होने लगा, उसने इस चीज को लाइटली ले लिया। उसने कहा कोई बात नहीं, ये मेरी बेटी के जाने का ही गम है जो मुझे सता रहा है, और कहीं ना कहीं मैं उससे कनेक्टेड हूं। तो उन्होंने यहां पे एक ऐसा स्टेप उठाया जो शायद दूसरा कोई उठाने की हिम्मत ना करे। उन्होंने अपनी बेटी की यादों को अपने जहन से मिटाने की कोशिश करी। उसकी फोटो जो थी वो उनके रूम में थी, उसको हटाया, उसकी बिलोंगिंग्स को डोनेट कर दिया कि भाई ये सारी चीजें मेरे पास रहेंगी तो मैं मेंटली तौर पे इन्हीं सब चीजों में भटकी रहूंगी। जैसे अगर एक छोटे से एग्जांपल से बताऊं, आप लोगों का अगर कभी ब्रेकअप हुआ हो तो हमेशा अपनी एक्स की याद आती है, यार उसने ऐसा कर दिया, या वो ऐसा करके चली गई, ऐसा करके चला गया। तो अगर आप उन लोगों की यादों को अपनी तरफ से निकालेंगे, उनकी चैट्स को डिलीट कर देंगे या उनकी प्रोफाइल को स्टॉक नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली आप फील करेंगे कि आप मूव ऑन कर पा रहे हैं। ये चीज होती ही है। तो उन्होंने भी इसी तरीके से किया, लेकिन यहां पर बात यह थी कि वो अपनी सगी बेटी के साथ में ऐसा कर रही थी। एक एक्स और एक सगी बेटी में बहुत अंतर होता है, खून का रिश्ता खून का ही होता है। लेकिन उनको एक काम करना था, उन्हें लगा अब प्रॉब्लम यहां पे सॉल्व हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनको भी ऐसा लगता था कि किसी की प्रेजेंस है यहां पे, ना कोई शख्स उनको दिख नहीं रहा है, रूम में कोई परछाई नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन कोई उनके आजू बाजू है जो घूम रहा है। उन्होंने उसी पंडित को बुलाया और उससे कहा क्या मेरी बेटी को मुक्ति नहीं मिली। उनके जहन में पहला सवाल यही आया, हो सकता है कि मेरी बेटी ने सुसाइड करी हो, 20 साल की उम्र में महज वो मर गई, तो उसकी आत्मा मेरे आसपास घूम रही हो, ऐसा पॉसिबल है? तो उन्होंने उस पंडित को बुलाया, पंडित से पूछा कि भाई ऐसा कुछ है? उसने कहा नहीं, लड़की को मुक्ति मिल गई। तो स्वाति को लगा इस पंडित में कोई खोट है, मैं किसी दूसरे पंडित से बात करती हूं। उन्होंने किसी दूसरे से बात करी, उसने कहा लड़की को मुक्ति मिल चुकी है और आपके घर के अंदर किसी भी तरीके की ऐसी चीज मौजूद नहीं है जिसके चलते मैं ये कह सकूं कि यहां पे किसी किस्म का काला जादू है। आपका शायद ये वहम है और आप इस वहम को दूर कीजिए। सब लोग एक बात बोल रहे थे। अब जो ऋषभ थे ना, उन्होंने अपनी वाइफ को और अपनी बेटी को एक स्पेशल किस्म का डीओ गिफ्ट किया था। कंपनी सेम, डीओ की यूनिट भी सेम, सारी चीजें सेम थी। उन्होंने कहा ये ना तुम डीओ लगाया करो और लगाती रहा करो इस चीज को, इससे ना तुम्हें जो तुम्हारे मन के अंदर टेंशन हैं वो दूर हो जाएंगी। और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना वो एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करती है। ऐसा हुआ भी, और ऐसा जो था प्राची के साथ में भी होता था। वो उसको लगाती थी दिन में 2 बार। इससे उनको 1-2 दिन की राहत तो जरूर मिली, लेकिन उसके बाद में वो चीजें दोबारा से शुरू। अब उनको यहां पर सचमुच एक परछाई दिखाई देती जो किसी इंसान की नहीं, किसी शैतान की नहीं, किसी औरत की नहीं, किसी आदमी की, किसी की नहीं थी। वो एक सचमुच घोस्टली फिगर थी जिसके हाथ कुछ ऐसे थे, जैसे आपने देखा होगा ड्राइंग वगैरह में कुछ घोस्टली फिगर, मुंह खुला रहता है उनका, लंबा सा मुंह होता है, उस तरीके की ही घोस्टली फिगर थी। अगर आपने हैरी पॉटर देखी है तो उसके अंदर आपको याद होगा दम पिशाच कैसे दिखते थे, बस आप वैसा समझ लीजिए कि वो उस तरीके की उनको फिगर दिखती थी। कंप्लीट काली, कोई उसकी आंखें नहीं है, नाक नहीं है, बस एक लंबा सा मुंह है जो यहां पर स्वाति के पीछे पड़ा है।
अब ये बात जो थी, ये उनके जो थी मायके में भी फेमस हो गई कि भाई पहले तो देखो बेटी गई, अब इसी के साथ साथ इनके साथ ऐसा हो रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं था कि मायके वाले जो थे वो इन सब चीजों को लाइटली लेते थे, नहीं, वो लोग भी आए, उन्होंने ऋषभ से भी बात करी कि बेटा देखो तुम्हारे साथ में ये सब कुछ हो रहा है, आखिर तुम बताओ घर में कोई दिक्कत हो चल रही है, किसी ने तुम्हारे ऊपर कोई काला जादू, कोई दुश्मनी? उन्होंने कहा नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, पता नहीं इसके साथ में क्या हो गया, स्वाति भी ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। अब जो स्वाति थी वो पानी से बहुत डरने लगी। स्वाति की एक नेचर थी कि उसको पानी बहुत पसंद था, वो एक अच्छी खासी स्विमर थी, इस बात को याद रखिएगा, कहानी में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। वो एक बहुत अच्छी स्विमर थी, नेशनल लेवल तक वो स्विम करके आई हुई है, शादी से पहले उसने ये सारे रिकॉर्ड क्रिएट किए थे। अब उसको पानी से डर लगता, हाइजीन से डर लगता, अगर वो नहाती, यहां पर अपने आप को साफ करती, तो उसको ये लगता कि मैं और गंदी हो जा रही हूं। वो और रगड़ती रहती अपनी स्किन को, और तब तक रगड़ती जब तक उसकी पूरी स्किन छिल नहीं जाती। बालों को भी लगातार वो खुजाती रहती थी, जबकि बालों में कोई गंदगी नहीं, शरीर पे कोई गंदगी नहीं, लेकिन उसको ऐसा लगता था कि उसके ऊपर लगातार कोई मिट्टी यहां पे डाल रहा है, उसको जिंदा यहां पे गाड़ने की कोशिश कर रहा है, और वो उसको ऐसे ऐसे हटाती है और मिट्टी से जो खुजली होती है उसको मिटाने की कोशिश करती है। स्वाति के पेरेंट्स ने भी ये बात बोली कि बेटा हो सके तो हम किसी पंडित वगैरह से बात करें। तो उन्होंने कहा ऋषभ ने, मैं ये काम कर चुका हूं, स्वाति इस चीज की खुद गवाह है, और इन सब चीजों का कोई असर नहीं हुआ, और मेरे हिसाब से मुझे समझ नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम क्या है। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी तरफ से कर लीजिए भाई सेटिस्फेक्शन। उन्होंने कहा बेटा तुम तो हमारे सगे बेटे के बराबर हो, बेटा तुमने कह दिया हमने मान लिया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बात आपसे बोली थी ना कि अगर कोई यहां पर बात की गहराई में जाने की कोशिश कर भी रहा था तो उसको रोका जा रहा था। अब कौन इधर शक करेगा, एक इंसान जिसकी शादी को यहां पे 20-22 साल हो चुके, 20 साल की तो बेटी थी उनकी, तो हो चुके होंगे 21-22 साल तो शादी को, कौन शक करेगा उस इंसान के ऊपर? किसी का शक नहीं गया। हां, एक बात जरूर थी कि ऋषभ की एक कलीग थी जो उनकी काफी अच्छी दोस्त थी उनके हिसाब से, ये उन्होंने अपनी वाइफ को भी बताया था, अपनी बेटी को भी, और अपने इधर ससुराल में भी सबको बता रखा था। किसी ने शक भी नहीं किया था, कोई ऐसी फोटो वगैरह भी लीक नहीं हुई, कभी भी उनको हैंग आउट करते हुए भी नहीं देखा गया था। हाँ, ये जरूर था ऑफिस में सभी लोग अपना टाइम स्पेंड करते थे, अब ऑफिस में तो कोई नजर रखेगा नहीं, बस इतनी बात थी। वो लोग इसी चीज को डिस्कस कर रहे थे ऋषभ के घर पे। स्वाति इस वक्त पे सोई हुई थी। अचानक से उनको आवाज आई कि जो दीवार है ना उसको कोई पीट रहा है, बहुत तेज तेज दीवार को पीट रहा है। वो लोग स्वाति के कमरे में गए। स्वाति जो अभी कुछ 2 घंटे पहले ही सोई थी, उठ करके अपने सर को दीवार में मार रही थी। उसका सर यहां से फट चुका था और उसको दर्द का एहसास नहीं था, और देख करके उसको ऐसा लग रहा था कि उसके सर को कोई जान पूछ करके उधर मारने की कोशिश कर रहा है। वो रेसिस्ट कर रही है, जैसा मैंने कहा था वो काफी स्ट्रांग थी, वो रेसिस्ट कर रही है, लेकिन कोई दूसरी शक्ति उसको ओवर पावर करके बैठी हुई है। लगातार वो सर को मार रही थी और हंसे जा रही थी। थोड़ी देर के बाद में जब वो नॉर्मल हुई, उसको पकड़ के खींचा गया और उसको बिठाया गया, तो उसने बस यही बात बोली, मेरा इलाज सिर्फ एक है, मुझे पागल खाने छोड़ दो, मैं नॉर्मल नहीं हूं, मैं इनको भी मार दूंगी, मैं पागल हो चुकी हूं, पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या हुआ, उसका तो समझ में आता है, मेरे को अपने बारे में कुछ समझ नहीं आता मेरे साथ क्या हो रहा है, बस मुझे आप पागल खाने छोड़ दीजिए। अपने हस्बैंड को उन्होंने ये बात बोली। अब हस्बैंड ऐसा कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम लोग 1-2 दिन के अंदर इस चीज का निवारण निकालेंगे और सभी लोग बैठ करके इनको किसी अच्छी जगह पर लेके जाएंगे, दुनिया के एक-एक डॉक्टर के पास, एक-एक पंडित के पास हम दिखा देंगे। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि इसको 1 हफ्ते के अंदर अंदर केरला लेके चले जाएंगे। इस बार भी ऐसा हुआ कि इसको 1-2 दिन के अंदर हम किसी डॉक्टर के पास में लेके जाएंगे। मतलब ये अल्टीमेटम है, अब आदमी जाने वाला है, ये बात पक्की है। वो लोग उसको लेकर जाना चाहते थे, तो यहां पर एक रात में ऋषभ की गाड़ी मिसिंग थी। ऋषभ ने उठ करके देखा तो गाड़ी उनको नहीं मिली। हाँ, उनके घर के पास में एक तालाब जरूर था, वहां पर वो गए और तालाब के पास में उनकी गाड़ी मिली। सबसे पहले वही गए, उनको वहां गाड़ी मिली। अपनी वाइफ उनको कहीं नहीं दिखाई दी थी पूरे घर में। जब उन्होंने देखा तो उनकी वाइफ पानी के ऊपर उल्टी तैर रही थी, उनकी डेड बॉडी तैर रही थी। जो स्वाति पानी से प्यार करती थी, जो स्वाति डूब करके नहीं मर सकती थी, वो डूब करके ही मर गई।
अब इस चीज को कोई कैसे छुटलाए? फटाफट से उनके मायके में यहां पे कॉल करी गई और कहा गया कि भाई आपकी बेटी की मौत हो गई है। अब सब लोग आए, अंतिम संस्कार किया गया, पोस्टमार्टम भी हुआ। पोस्टमार्टम में ये निकल करके आया कि डूब करके डेथ हुई है। घर वालों ने ये बात बोली कि ये तो डूब सकती नहीं थी, को तैरना आता था। सीसीटीवी फुटेज निकाली गई तो देखा गया कि वो अकेली ड्राइव करते हुए जा रही थी और ड्राइव करते करते वो हिप्नोटाइज्ड स्टेट के अंदर आंखें खोल करके पानी के अंदर कूद जाती है, हाथ पैर ऐसे ऐसे हिलाती है, उसके बाद में कुछ 2 मिनट के अंदर अंदर मर जाती है। कोई प्रूफ यहां पे सामने नहीं आया कि स्वाति की डेथ कैसे हुई, प्राची की डेथ कैसे हुई। प्राची का भी पोस्टमार्टम हुआ था तो बस ये था कि इसने सुसाइड कमिट करी है, इन्होंने भी। इसके बाद में 1 साल इन बातों को बीत गया। एक बात मैं इधर बता देता हूं कि यहां पर जो स्वाति थी उन्होंने एक प्रॉपर्टी ले रखी थी, कुछ यहां पे 50 करोड़ की प्रॉपर्टी थी जो उन्होंने ली थी, और वो प्रॉपर्टी जो थी उनकी डेथ के बाद में उनके हस्बैंड को और उनकी बेटी को बराबर हिस्सों में बढ़ जाती है। आपको मालूम होगा अगर किसी ने प्रॉपर्टी ली है तो इधर जो है घर वालों का सबसे पहला उस पर क्लेम होता है। अब अगर बेटी मर जाए तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो है वो आएगी हस्बैंड के नाम पे। 1 साल इन बातों को बीत गया। 1 साल के बाद में जो स्वाति के पेरेंट्स थे उनको खबर मिलती है कि वो कलीग जो कल तक दोस्त थी आज उसके साथ में शादी हो चुकी है। अब वो लोग उसकी शादी पर भी गए थे, ऋषभ की शादी पर भी गए थे, कॉन्ग्रेचुलेट भी करके आए थे कि बेटा चलो तुम मूव ऑन कर रहे हो अपनी जिंदगी में, भले तुम्हारी शादी जो है यहाँ पर 44 साल की उम्र में हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो। सब कुछ हो गया, शादी वगैरह भी हो गई। लेकिन जो स्वाति का भाई था ना, यानी कि ऋषभ का साला, उसको दाल में कुछ काला लगता था। वो यही सोचता था कि आखिर ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि घर के 2 सदस्य ऐसे पागल होके मर जाएं और एक सदस्य को कुछ भी ना हो। ऐसा कैसे हो गया कि वो आदमी अपनी कार को ढूंढने के लिए सबसे पहले उस पॉन्ड के पास में पहुंचा? ऐसा कैसे हो गया कि जब मेरी भांजी मरी तब भी उसने ये बात बोली कि हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसको कहीं लेकर जाएंगे? जब मेरी बहन मरी तब भी उसने कहा कि 1-2 दिन के अंदर उसको लेकर के जाएंगे। ये सारी बातें जो मैं अब तक बोल चुका हूं ये उनके दिमाग में क्लिक कर रही थी, तो वो कड़ी से कड़ी जोड़ते चले गए, लेकिन सबूत ना होने की वजह से वो कुछ कर नहीं सकते थे। तो उन्होंने यही सोचा कि मैं क्यों ना इधर अपने जीजा की, कह सकते हैं अब तो एक्स जीजा हो गए वो, उनकी जाकर के घर में तलाशी लूं और देखूं कि मेरी बहन के कमरे में कुछ मिलता है नहीं मिलता। बहन की सारी आइटम्स जो थी ना, मतलब उनकी वाइफ की, एक्स वाइफ की जितनी भी आइटम्स थी वो सारी की सारी उस आदमी ने निकाल दी थी। लेकिन फिर भी इंसान जो था सौरभ, उस शख्स का नाम यहाँ पे सौरभ है, उन्होंने यही सोचा कि मैं जाकर के एक बार अपनी बहन का कमरा चेक करता ही हूं। तो यहां पर ऋषभ और उनकी जो नई वाइफ थी वो लोग हनीमून के लिए गए हुए थे। तो यहां पर सौरभ ने क्या किया, डुप्लीकेट चाबी बनवाई और घुस गए घर के अंदर। अब घर का एड्रेस तो मालूम हो गई डेफिनेटली, वहां वो घुसे, अपनी बहन का यहां पे उन्होंने कमरा वगैरह चेक करा। तो कमरा वगैरह चेक करने के बाद में उनको यहां पे कुछ नहीं मिला। कमाल की बात आप ये समझ लीजिए कि जो इधर ऋषभ थे वो घर में कुछ भूल गए थे, तो वो घर वापस आ रहे थे। अभी तक भी घर में यहां पे छानबीन चल रही है। तो यहां पर जब सौरभ ने ड्रॉर खोल के देखी तो वहां पर दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। वहां पर उस इंसान को अपनी बहन की आधी जली हुई फोटो दिखाई दी। इसी के साथ साथ एक चक्कू पड़ा हुआ दिखाई दिया और उस चक्कू पे खून लगा हुआ था, और वो चक्कू के ऊपर जो खून था वो सूखा हुआ था, यानी कि वो बहुत पहले की बात थी। अब उनकी डेड बॉडी के ऊपर कोई भी ऐसा मार्क तो नहीं था, तो उसको समझ में आ गया कि इस आदमी ने कोई ना कोई काला जादू वगैरह किया है। वो यहां पे फटाफट से घर से बाहर निकल गए। बस इतना ही सबूत था उनके पास में। फोटो वगैरह वो खींच नहीं पाए क्योंकि इतने में ही उनके जो एक्स जीजा थे उनकी कार के आने की आवाज आ गई, वो निकल गए। अब उनको ये प्रूफ करना था कि आखिर ये सब कुछ सच है या झूठ। तो उन्होंने यहां पर उस पंडित से बात करी जो यहां पर उनके घर पे आता जाता रहता था। उससे पूछा कि आप सच सच बताओ कि आखिर उस शख्स ने किया क्या है। उसने साफ मना कर दिया कि उन्होंने कुछ नहीं किया। वो कैसे मान ले और वो क्यों बोल दे भाई किसी के बारे में, उसने साफ बोल दिया। तो सौरभ ने समझ लिया ये आदमी पैसे खा के तो मानेगा नहीं, इसका सबक कुछ और ही है। उन्होंने 3-4 लोगों को बुलाया और उस पंडित को खूब कूटा, खूब पीटा उसे, और फिर पूछा सच सच बता दे, नहीं तो तेरे को यहीं हम मार देंगे, और तू जानता नहीं है
तू मर जाएगा, कोई यहां पर क्लेम करने के लिए नहीं आएगा। अब उसकी जान पे बात आई तो उसने ये सारी की सारी बात बता दी कि प्रॉपर्टी का लालच था उस आदमी को अपनी लवर से यहां पे प्यार था, उससे शादी करनी थी उसको। इसी के साथ साथ उस आदमी ने यहां पे काला जादू करवाया मुझसे, और वो जो परफ्यूम था ना, वो बॉटल जो थी परफ्यूम की, वो अपनी बेटी को भी वो देता था और अपनी वाइफ को भी। जीते जी तो पहले प्राची ने उसको यूज किया, प्राची की डेथ के बाद में स्वाति ने उसको यूज किया। दोनों ने उस डीओ को यहां पे यूज किया और दोनों उसको डेली लगाती थी, क्योंकि वो डीओ जब लगाया करते थी ना वो दोनों, तो उनको बहुत अच्छी फीलिंग यहां पर आती थी कि बहुत अच्छा उनके साथ में हो रहा है, बहुत उनको यहां पे पॉजिटिव फील हो रहा है, जैसा ऋषभ कहते भी थे। ये सब कुछ हो गया। इसके बाद में जाकर के सौरभ ने कन्फ्रंट किया ऋषभ को कि तुमने ऐसा ऐसा किया। पहले तो ऋषभ माने नहीं, उसके बाद में ऋषभ ने यह कह दिया, चल मैं तेरी बात को तवज्जो दे भी दूं, मैं मान भी लूं कि मैंने ऐसा किया है, लेकिन तू कर क्या लेगा? तू कुछ नहीं कर सकता। कोर्ट में जाके ये बोलेगा कि काला जादू हो रखा है, चल केस कर। तू केस करेगा, तू केस हारेगा, मैं उल्टा केस करूंगा। जितने तबाह इस वक्त पे हो ना, इससे ज्यादा तबाह हो जाओगे। जैसा आया है वैसे उल्टे पांव निकल जा। सौरभ के पास कोई ऑप्शन था नहीं, वो वापस चले गए। उन्होंने अपने घर वालों को सारी बात बता दी। घर वालों के पास सिर्फ रोने के अलावा कोई और चारा था ही नहीं, क्योंकि कोर्ट और कानून काले जादू जैसी चीज में मानता ही नहीं था। उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बातों का दुख रहा कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे। अगर हम लोगों ने थोड़ी सी यहां पे ब्रेवरी दिखाई होती, उस आदमी की बातों में ना आए होते, तो शायद हम अपनी बेटी को और उसकी भी बेटी को बचा सकते थे। प्राची की तो खैर फिर भी डेथ हो चुकी थी, लेकिन वो एटलीस्ट स्वाति को बचा सकते थे। उस दूसरे पंडित की भी मैं बात बता देता हूं। वो जो दूसरा पंडित आया था, जो स्वाति ने बुलाया था, उसको भी ऋषभ ने यहां पे पैसे खिलाए थे कि आप यहां पे कुछ नहीं बोलेंगे। उसको यहां पर कुछ 50-60 हजार रुपए दिए थे और उस आदमी ने यही बात बोल दी कि घर में कोई दिक्कत है नहीं। उसने आकर के सेंस कर ली थी दिक्कत, लेकिन फिर भी पैसों के आगे वो झुक गया था। जब सौरभ दूसरे पंडित पर गए थे तो उसने इस सच को भी उगला था। और ये सारा का सारा काम ऋषभ ने सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के चलते किया था, क्योंकि उसको उन दोनों को रास्तों से हटाना था और अपनी नई कलीग से यहां पे शादी भी करनी थी। सच सबके सामने है, सबके सामने सच है। सब जानते हैं कि ऋषभ ने यहां पे खून किया है, लेकिन कोई भी यहां पे उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने स्टोरी की स्टार्टिंग में ये बात कही थी कि जब अपने ही धोखा देना, तो उस धोखे का पता बहुत लेट चलता है और कभी कभी तो पता चलता ही नहीं है। यहां पे पता चल भी गया, लेकिन कोई यहां पे कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब सौरभ यहां पे मर्डरर नहीं है कि वो जाकर के उसका खून कर दे या उस बाबा का खून कर दे। उन्होंने सिर्फ धमकी दी थी कि तेरे को मैं जान से मार दूंगा। उस पंडित को सिर्फ धमकी दी थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकते थे। आज वो लोग सिर्फ रोते हैं, डेली वो अपने आप को कोसते हैं कि जिस इंसान को हमने इतना ऊंचा दर्जा दिया, वो एक हैवान निकला। तो यही थी पूरी की पूरी स्टोरी। आप मुझे बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो, वहां पे जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर दीजिए। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी ही रहेगी मेरी कि जब भी अपनी स्टोरी को भेजें तो जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में भेजिए, ताकि उन इवेंट्स को मैं उसी तमीज के साथ में आपके सामने रख सकूं। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही था। अब जल्द मिलता हूं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।